हमारे साथ एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह जुड़े हैं, जो भारतीय इक्विटी मार्केट में 3 दशक का अनुभव रखते हैं। नीलेश अपने स्टॉक पिकिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। इनके पास HDFC ग्रुप और कोटक ग्रुप के पास भी काम करने का तजुर्बा रहा है और समझते हैं कि क्या कर रहे हैं वो मार्केट में। और एक चीज़ नीलेश जी के बारे में, 2003 से मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अभी भी वैसे ही दिखते हैं फिटनेस के मामले में। मेरे ख्याल से शायद इनसे सीखना होगा कुछ। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस आपको। थोड़ा मार्केट का फेस्टिव मूड बिगड़ गया इस बार, क्या हुआ एकदम से मार्केट में जो इस तरीके का मूव आ गया? और ग्लोबल क्यूज़ को भी ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हम। क्या पूरा का पूरा अर्निंग्स का इम्पैक्ट है या ये चाइना फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट इस तरीके से गिर रहा है? हैप्पी धनतेरस अनुज को, आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। और ये जो फेस्टिव सीज़न है, ये एक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सीज़न रहती है। और आप जो बोल रहे हो वो सही बात है कि थोड़ा बहुत मूड पे असर तो ज़रूर आया है और इसके कई कारण हैं। पहली बात तो सबसे है कि जो हमारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ जो एक एक्सपेक्टेशंस है वो अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर नहीं हो पा रही है। चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, कंज्यूमर क्षेत्र हो या कोई भी और क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये एक इम्पैक्ट आ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये भी है कि जो FIIs है उन्हें अभी रिलेटिवली चाइना शायद ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ख़ास करके उन्होंने जो स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड बिकवाली देखने को मिली है। 80,000 करोड़ तकरीबन का ये महीने में की बिकवाली है, जो शायद एक हिस्टोरिक या रिकॉर्ड नंबर है। तो मुख्य ये दो कारण है। लेकिन जो बाकी कई सारी कंपनीज है वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे भी आए हैं, जहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उभर के आ रही है अगले संवत के लिए। तो ऐसा मानना है कि ठीक है, ये करेक्शन है, ज़रूर एक इम्पैक्ट आता है मूड को, सेंटिमेंट को, लेकिन मेरे हिसाब से ये करेक्शन कंस्ट्रक्टिव भी है, हेल्दी भी है। ओके, इस करेक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही, इसको लीड किया कंजम्पशन नाम होने, चाहे डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी हो। बजाज के नंबर्स, हेवल्स के नंबर्स, सारे एक के बाद एक, कोई भी एक अच्छा नंबर दिखाई नहीं है यहाँ पर। ये क्या बता रहा है, इकोनॉमी में क्या पेन बता रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो शायद ये टेक्निकल करेक्शन से ज़्यादा बढ़कर हो। फिर अनुज, ऐसा लग नहीं रहा है कि इकोनॉमी में पेन है, और उसकी वजह यही है कि हर एक क्षेत्र में जो बड़ी कंपनी है, जो लीडर है, वो एक नए प्लेयर से चैलेंज हो रही है। तो समझो अगर अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज देखिए तो वहाँ पे अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स का परफॉर्मेंस देखिए और जो और लिकर कंपनीज है उनका परफॉर्मेंस देखिए, दोनों में वॉल्यूम ग्रोथ में बहुत बड़ा अंतर है। चाहे वो बिस्किट की कंपनी हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी हो, जहाँ पे ब्यूटी, पर्सनल केयर के जो कैटेगरीज है वहाँ पे उनमें शायद डी ग्रोथ हो रहा है या 2-3% ग्रोथ हो रहा है, बट बाकी जो है ब्यूटी, पर्सनल केयर सेगमेंट में वहाँ पे ग्रोथ 10%, 15%, 20% का भी ग्रोथ आ रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक इकोनॉमी में कोई पेन हो। हाँ, ज़रूर एक थोड़ा स्लो डाउन कह सकते हैं कि अगर हम इकोनॉमी 7-8% पे ग्रो कर रही है, उसकी जगह 6-7% का ग्रोथ है, उसको हम पेन नहीं कह सकते। शायद ग्रोथ रेट में थोड़ा सा एक हल्का सा गिरावट कह सकते हैं। बट आज भी जो है हर एक क्षेत्र में जो छोटी कंपनीज है, जो मिड साइज कंपनीज है, वो एक जो बोलते हैं कि एक डेविड का रोल प्ले कर रहे हैं, जो गोलियात को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये हर एक क्षेत्र में ये देखने को, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंस का क्षेत्र हो, इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक रिटेल निवेशक के लिए फिर चैलेंजिंग ये भी हो जाता है, फिर अपने आप को पोजीशन कैसे करें, क्योंकि नॉट नेसेसरीली कि सारे डेविड्स लिस्टेड हों, कुछ लिस्टेड हैं, कुछ हाल ही में आए हैं, कुछ अनलिस्टेड मार्केट में बड़ा कमाल कर रहे हैं। तो इस समय अगर मुझे पोजीशन बनानी है और अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, क्योंकि यहाँ पर इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रिटर्न्स हमने पहले कमा लिए, अब पैसा कैसे सेफ रखा जाए। अब हैवी वेट्स में पैसे रखने में सेफ्टी है, मिड कैप्स में रखने में सेफ्टी है, या फिर इस समय थोड़ा सा कैश में बैठने वाला टाइम आ गया है? तो देखिए, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में सेफ्टी की तो कोई आज तक कोई सलूशन निकला नहीं है। हमेशा वो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का ही है। लेकिन अभी भी ये जो ट्रेंड आया है, जो करेक्शन आया है, ये करेक्शन में भी ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है कि जो मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज है उनमें ज़्यादा गिरावट आई है इंडेक्स लेवल पे। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि इंडिविजुअल कंपनीज कोई 20% भी गिरे हैं, जबकि बड़ी कंपनीज 5% गिरी है। लेकिन इंडेक्स लेवल पे अभी भी ऐसा कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है कि मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी से ज़्यादा गिरे हो अभी तक। अगले 1 महीने 2 महीने में क्या होगा वो कह पाना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टर को इंडिविजुअली हर एक कंपनी का अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, स्लाइटली मीडियम टर्म व्यू लेना पड़ेगा।
हम ये नहीं कह रहे कि 5 साल 10 साल का व्यू ले, लेकिन अगर 2-3 साल का व्यू लेके और उसमें हर एक कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है और वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के सामने क्या वो मैनेजमेंट डिलीवर कर पाएगी, क्या वो चैलेंजेस को कब प्रॉपरली डील करके क्या एक और मजबूत कंपनी बन पाएगी, यही देखना है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लेवल पे तो यही इसी तरह असेस करते रहना पड़ेगा और ये भी मानना पड़ेगा कि कंपटीशन, डिसरप्शन, रिस्क, चैलेंजेस ये सब रहेंगे आगे की जर्नी में। तो नीलेश, आपने पिछले 2-3 हफ्तों में क्या किया है? आपने क्या कुछ नया पैसा डाला है या फिर कहीं पे कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहाँ पर पैसा निकाला है? हम थोड़ी जो केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, जो कैपिटल गुड्स जो क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ या जहाँ हमें कोई लगा कि इंडिविजुअल कंपनीज़ का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे हमने श्योरली कई केसेस में एग्जिट किया है, कई जगह पोजीशन स्ट्रिम किए, प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। और वही पैसा अब हम जो बाकी जो जहाँ पे हमें और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, वहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं पैसा। ओके। अच्छा नीलेश, इस मार्केट में एक और जो टॉकिंग पॉइंट रहा है वो है बैंकों में जो एक तरफ इंडसइंड बैंक का परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ फेडरल बैंक या HDFC बैंक या ICICI बैंक का परफॉर्मेंस। एक ही इकॉनमी में इस तरीके की इतनी ज़्यादा डाइवर्जेंस परफॉर्मेंस में बैंकों के नंबर्स में, ये क्या कह रही है? अनु, ये शायद हर एक इंडिविजुअल बैंक की जो रिस्क टेकिंग जो उन्होंने किया है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में, ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। HDFC बैंक या फेडरल बैंक और हमारी तो ये पोर्टफोलियो पोजीशंस है, इन सब बैंक्स ने पिछले 1-2 साल में इतना अग्रेसिव ग्रोथ नहीं किया है, इन्होंने मॉडेस्ट ग्रोथ किया है। तो उनको अभी पेन बहुत ज़्यादा कम है, मतलब, और जो बाकी जो बैंक्स हैं जिन्होंने अग्रेसिवली लेंडिंग किया है या खास करके माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जहां उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव लेंडिंग किया है, जो 20-25-30% का ग्रोथ आसानी से दिखा रहे थे, उनको अभी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बैंकिंग या लेंडिंग का बिजनेस ही ऐसा है कि अगर ज़्यादा अग्रेसिवली लैंड करने की कोशिश करोगे तो बाद में दिक्कतें आने वाली है। और यही जो है कि ये ऐसे ही दौर से गुजर रहा है हमारा पूरा बैंकिंग क्षेत्र। बिल्कुल। एक और बड़ा सेक्टर, अब सारे नंबर्स आ गए, इसको आपने बहुत क्लोजली ट्रैक किया है, IT। यहाँ पर इन्फोसिस में शायद मार्केट ने बहुत ज़्यादा बिल्ड इन कर लिया था, तो शायद नंबर के बाद चला नहीं, लेकिन ओवरऑल आपको नंबर्स कैसे लगे और यहाँ पर अब कोई टॉपिक्स होंगी आपकी? जो बड़ी IT कंपनीज़ हैं अनुज, वहाँ पे ग्रोथ सिंगल डिजिट का ही आने वाला है। बहुत अगर एक कोई हो सकता है एक आध क्वार्टर जहाँ पे 10% का भी ग्रोथ दिखने को मिले, वरना 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का अगर हम अगर समय देखते हैं तो इनमें इनकी ग्रोथ 3 to 5% से ज़्यादा नहीं आने वाली है। अगर पिछला दशक भी देखें तो भी इनकी ग्रोथ रेट 10% हुआ है, जिसमें करेंसी डेप्रिसिएशन गिन के अगर करेंसी डेप्रिसिएशन निकाल दो तो डॉलर टर्म्स में तो ग्रोथ 5-7% का ही है। तो ये जो सारी कंपनीज है, मैं इनको ये कहता हूँ कि ये सारी अभी P मल्टीपल आर्बिट्राज सेगमेंट हो गया है कि इन्फोसिस अगर 20 P के आसपास ट्रेलिंग अर्निंग्स पे मिले वहाँ पे लो, और अगर 30 P पे चला जाता है वहाँ पे आप एग्जिट करो। ये जो P मल्टीपल का आर्बिट्राज है यही इनमें बचा है और ये आर्बिट्राज चलता रहेगा क्योंकि ये कैपिटल एफिशिएंट कंपनीज है, इनके ROEs जो है 25% के आसपास है। तो ग्रोथ के लिए इनको नहीं खरीदना है, वैल्यूएशन आर्बिट्राज है। जो IT क्षेत्र है उनमें Tier 2 Tier 3 कंपनीज में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहीं पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियोज में है कुछ ऐसी कंपनीज जैसे कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, Oracle फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो सारी कंपनीज है ये बहुत फोकस्ड कंपनीज हैं। कुछ सेगमेंट्स में इनकी एक जो कहते हैं काफ़ी अच्छी लीडरशिप है, ये वैल्यू ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को। और जो US यूरोप की कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को, इनकी जो स्पेशल कैपेबिलिटीज़ है, इन क्लाउड AI टाइप के, क्लाउड AI, डेटा एनालिटिक्स, ये जो है वहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है। अगर एकदम बहुत सारी छोटी कंपनीज देखें आज की तारीख में उनकी साइज़ $100 मिलियन है, लेकिन इनकी एस्पिरेशन अगर देखें 2029 2030 की एस्पिरेशन है $500 मिलियन, 5x। तो ऐसा है कि जो IT क्षेत्र है वहाँ पे जो टॉप 4-5 कंपनीज को अगर एलिमिनेट करे तो बाकी नीचे में जो और 10-20-30 कंपनीज है वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब नीलेश, अब टेलीकॉम पर क्या राय रहेगी? क्योंकि जब वो टैरिफ हाइक आया था तब काफ़ी एक्साइटमेंट था और ऑफ कोर्स सभी बिजनेस हेड्स ने कहा था कि वो 300 की तरफ बढ़ना चाहिए। अब 238 पर भारती का आ गया है, लेकिन आज हम स्टॉक का हाल देख रहे हैं
प्रेशर है। इस बीच ये भी हुआ है कि BSNL में सब्सक्राइबर एडिशन अच्छा खासा हो गया है, तो अगर इन कंपनियों को लगा कि टैरिफ बढ़ाकर भी हमारे साथ ग्राहक रहेगा, वो नहीं हो रहा है, क्या वो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है आगे, या फिर एक बहुत हल्का सा एबरेशन? नहीं, कंसर्न तो रहेगा, क्योंकि जो टेलीकॉम मार्केट है जो यूज़र बेस के हिसाब से तो अभी काफ़ी मैच्योर हो चुका है। हमारे देश में 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन, उसमें 1 बिलियन के आसपास तो तकरीबन सब्सक्राइबर बेस है। ये नई डेवलपमेंट नहीं है, ये काफ़ी समय से ये चल रहे है, तो सब्सक्राइबर बेस का ग्रोथ तो नहीं हो पा रहा है। तो जो अभी अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी तो आपकी आरपू बढ़ाने में ही अपॉर्चुनिटी है, और उसकी भी एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे ग्राहक हैं वो 300-400 रुपये आसानी से देने वाले नहीं है। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो शायद नहीं भी देगी हर महीने, तो वो एक थोड़ी एक चैलेंज आ सकती है। और जो भारती एयरटेल की आपने जिसने बात की, वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त रनअप हो चुका है, और अगर इनको 5G या 6G में इम्पैक्ट करना है तो बहुत बड़ा निवेश करना पड़ेगा। तो ऐसा मानना है कि अभी टेलीकॉम सेक्टर जो है वहाँ पे हो सकता है कि फॉर नाउ काफ़ी कुछ प्राइस्ड इन हो चुका है, और यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। ओके, चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।